Hello, my dear friends. I welcome you all to Bio with Ankita once again. आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. सो लाइफ प्रोसेसेस को हम ऐसा क्यों कहते हैं और ये पहला चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कंप्राइजेस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सबसे पहले समझ लेते हैं लाइफ क्या है. तो लाइफ क्या है? लाइफ जो हम सबके अंदर है और वो हम कैसे पहचानेंगे? तो लाइफ इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, वेरियस मॉलिक्यूल्स और आयंस which brings about together metabolic reactions leading to various processes. कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं जो साथ मिलकर इंटरैक्ट करते हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलाते हैं जिनसे कि हम तरह तरह की अपनी लिविंग एक्टिविटीज कर पाते हैं. ये लिविंग एक्टिविटीज कंप्राइज करती है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिप्रोडक्शन, भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं. लेकिन मैं आपको आज ये बताऊंगी कि क्लास 10th में ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें कौन सी एक्टिविटीज या लिविंग प्रोसेसेस हम पढ़ने वाले हैं. लाइफ प्रोसेसेस जो बिल्कुल बेसिक है और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा किए जाते हैं वो है 4. सभी ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं और उससे एनर्जी गेन करते हैं. हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करेगा और एनर्जी अटेन करेगा. एक्सक्रीशन के द्वारा वो अपने शरीर की मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर भी निकालेगा और इन सब प्रोसेस करने के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा. तो कहने का मतलब ये है कि ये चारों बेसिक एक्टिविटीज हैं जो कि हर ऑर्गेनिज्म करता ही है. और क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक एक्टिविटीज हैं इसीलिए ये हम फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ते हैं. बाकी की कुछ एक्टिविटीज जैसे कि रिप्रोडक्शन को हम पढ़ेंगे आगे एक और चैप्टर में. रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, जिन्हें हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे. नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के साथ हम कुछ और टॉपिक्स भी क्लास 10th में पढ़ेंगे. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से जिसका नाम है न्यूट्रिशन. तो मैं आज के वीडियो में आपको न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ जिसमें कि आप न्यूट्रिशन चैप्टर के दोनों पार्ट्स करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो न्यूट्रिशन भी हम 2 एस्पेक्ट से पढ़ेंगे. न्यूट्रिशन प्लांट्स में किस तरह से होता है और न्यूट्रिशन एनिमल्स में किस तरह से होता है. मतलब ये है कि कोई डिफरेंस होता होगा, इसीलिए हम इन्हें 2 टॉपिक्स में अलग अलग पढ़ते हैं. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं. देखिए, न्यूट्रिशन शब्द बना है न्यूट्रिएंट्स से. तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं. न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल्स हैं. दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड, जो कि हम फूड के द्वारा लेते हैं, प्रेजेंट इन आवर फूड, जो 2 काम आता है. एक तो ये हमें देते हैं टू गिव एनर्जी एंड दे हेल्प्स अस टू ग्रो. दे हेल्प्स अस टू ग्रो. तो इस तरह से न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स के द्वारा ऑब्टेन होता है. न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एनर्जी देने में हेल्प करेंगे और हमें ग्रो करने में हेल्प करेंगे. तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब है वो प्रोसेस जो कि जिस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिशन क्या हुआ? न्यूट्रिशन इज द वे इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज. तो इसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस होगा? बिल्कुल होगा. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. आप और हम कैसे खाना चाहते हैं? लेट अस से हमने कोई खाना खाना है तो हम क्या करेंगे? हम अपना फूड लेंगे और अपने फूड को अपने माउथ को खोलकर उसमें डालेंगे. जब हम फूड अपना माउथ में डाल देंगे तो अब हम उसको अपने टीथ की मदद से चबाएंगे और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होगा. तो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स ऐसे करते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म ऐसे फूड ऑब्टेन नहीं करते. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. क्या प्लांट्स को आपने कभी इस तरह से खाना खाते हुए देखा है?
प्लांट्स तो ऐसे खाना नहीं खाते, लेकिन प्लांट्स भी लिविंग है ना, इसका मतलब ये है कि प्लांट्स का न्यूट्रिएंट्स लेने का तरीका अलग है। तो क्या हुआ न्यूट्रिशन हुआ द डिफरेंट वेज इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड। तो न्यूट्रिशन जो है इट इज द डिफरेंट वेज इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड्स। न्यूट्रिशन भी अलग अलग तरह का होता है। न्यूट्रिशन को अगर हम डिवाइड करें यहाँ पर तो मोटे तौर पर हम उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, राइट। हाउएवर क्योंकि ये थोड़ा एक्सप्लेनेटरी है, इसको हम पूरे बोर्ड पर करेंगे। तो न्यूट्रिशन को हम 2 कैटेगरीज में अभी डिवाइड करेंगे। एक हो गई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एक हो गई हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक शब्द बना है ऑटो और ट्रॉफिक से। ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब ऑन इट्स ओन, जो खुद से होता है, और ट्रॉफिक का मतलब है फूड। तो जब फूड अपने आप कोई ऑर्गेनिज्म बनाता है अपनी बॉडी में, इन दियर ओन बॉडी, तो इसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वहीं पर हेटेरोट्रॉफिक का मतलब हुआ हेटेरोट्रॉफिक व्हेन फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो व्हेन फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स इट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब इन ऑर्गेनिज्म से फूड उनकी खुद की बॉडी में नहीं बनता है, राइट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं और इसके बारे में और थोड़ा सा हम जान सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। एक हो गया फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड अनदर वन इज केमो ऑटोट्रॉफिक। मतलब कि जैसे कि शब्द बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं, जब फोटो है तो मतलब फोटो का मतलब हुआ, तो फोटो का क्या मतलब है फोटो ऑटोट्रॉफिक में? फोटो ऑटोट्रॉफिक मीन्स फोटो फॉर लाइट एंड ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खुद अपना फूड बनाते हैं। तो जब कोई ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म लाइट की मदद से अपना फूड बनाता है तो हम उसे कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसा ज्यादातर ग्रीन प्लांट्स करते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं और ज्यादातर ग्रीन प्लांट्स करते हैं। हाउएवर केमो ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब है? केमो, जब केमिकल की मदद से ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड बनाते हैं। तो जब केमिकल की मदद से कुछ ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड बनाते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियाज ही बनाते हैं, सो केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में केमिकल की मदद से ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी केमिकल की ऑक्सीडेशन से जब आपको फूड ऑब्टेन होता है तब हम इसे कहते हैं केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ये आयरन या सल्फर की ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उससे अपना फूड बनाते हैं। तो ये प्लांट्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन से हो गया काफी अलग। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अगर हमें बिल्कुल समझ में आ गया तो लेट अस नाउ प्रोसीड टू द वेरी इंपॉर्टेंट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इनको पहले एक बार डिफरेंशिएट करके बिल्कुल क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि जो आपके PA1 में सबसे पहले क्वेश्चंस आएंगे उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में खाना ऑर्गेनिज्म खुद बनाता है, प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन, जबकि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में they depend on others for their food. They depend on others for their food. Right? Autotrophic mode of nutrition में जो organisms खुद से अपना food बनाते हैं, वो food जो होता है उनकी खुद की body में prepare होता है, और ज़्यादातर ऐसे organisms के पास में pigment होता है, photopigment होता है, जिसका नाम होता है chlorophyll। या और भी पिगमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया में डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी हो सकता है। तो किसी तरह का पिगमेंट जो कि ट्रैप करता है सनलाइट को, राइट। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इस तरह का कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। एग्जाम्पल्स ले लेंगे हम यहाँ पर, क्या एग्जाम्पल्स आ जाएंगे? सो एग्जाम्पल्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरियाज, blue green alga,
वहीं पर यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स आएंगे दे इंक्लूड एनिमल्स, human beings. So as we have now understood the difference between autotrophic and heterotrophic mode of nutrition, let us now proceed to the next step, and that is types of heterotrophic nutrition. So types of heterotrophic nutrition is again divided into 3 parts. Number 1 is Holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition. Number 2 is parasitic mode of nutrition. And number 3 is saprophytic mode of nutrition. Holozoic nutrition में organism solid food को ingest करते, right? They ingest solid food, that is complex food, right? In case of parasitic organisms, they obtain food from a living organism called host, जिसे हम कहते हैं host. Saprophytic mode of nutrition में dead or decaying organism, dead और decaying organism की body से फूड ऑब्टेन करते हैं. मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ, उसको कैसे समझेंगे हम. तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखिए क्या होता है. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे कि आप और हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, इस प्रोसेस में हम सॉलिड या कॉम्प्लेक्स फूड को लेकर अपने मुंह के अंदर, बॉडी के अंदर रखते हैं. फिर बॉडी के अंदर ये फूड अंदर डाइजेस्ट होता है. इट इज द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी. तो यहाँ पर इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर नहीं करते हो. नो डिपेंडेंसी. ठीक है, समझ में आया? तो हम अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए उसको किसी भी चीज पर हम निर्भर नहीं करते हैं, राइट? पर यहाँ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन, राइट? और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते वक्त वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको हार्म करते हैं. ये हार्म करते हैं अपने होस्ट, क्योंकि उसकी बॉडी का न्यूट्रिशन ये चुरा लेते हैं. ठीक है, तो इस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रहा है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आजकल इस समय खूब सारे मच्छर हो रहे हैं. ये मच्छर बैठकर हमारा खून चूसते हैं, हमें पता है, और हम इन्हें मारने की पूरी कोशिश करते हैं. तो मस्क्यूटो क्या है? मस्क्यूटो एक तरह के हैं पैरासाइट्स. ये क्या करते हैं? ये जब हमारी बॉडी पर बैठते हैं तो हमारी बॉडी से ब्लड के द्वारा हमारा न्यूट्रिशन ये चुराने की कोशिश करते हैं. तो नेचुरली ये क्या करते हैं? हमें नुकसान पहुंचाते हैं. दे हार्म अस. तो यहाँ मस्क्यूटो क्या है? पैरासाइट. मस्क्यूटो क्या हुआ यहाँ पर? पैरासाइट. जबकि ह्यूमन बीइंग्स क्या हुए यहाँ पर? होस्ट. तो होस्ट हुए ह्यूमन बीइंग्स, राइट? So let us proceed with the saprophytic mode of nutrition. That is, saprophytic mode of nutrition में जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ऑब्टेन करते हैं वो है डेड. तो कोई डेड है तो उसका किस बात का नुकसान है? भाई डेड का ना फायदा है ना नुकसान है. That means to say that in saprophytic mode of nutrition नुकसान तो किसी का नहीं हो रहा है, लेकिन नेचुरली यहाँ पर एक डिपेंडेंसी बनी हुई है. तो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पर यहाँ पर डिपेंडेंसी बनी हुई है. उसकी बॉडी को यहाँ पर क्या करा जा रहा है? डीकम्पोज करा जा रहा है. लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इसको डिफरेंशिएट करती है इन दोनों से, यहाँ पर कोई हार्म तो नहीं हो रहा है, पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हो रही है वो क्या हो रही है? देखिएगा, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म एक फूड के ऊपर है, यानी इसके पास ना माउथ है हमारी तरह से, ना एलिमेंट्री कैनाल है. तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे ऑब्टेन करेगा न्यूट्रिशन? ये अपने बॉडी से रिलीज करेगा कुछ स्पेशल केमिकल्स जिन्हें हम कहेंगे एंजाइम्स. ये एंजाइम्स इसकी बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी रिलीज हो रहे हैं. जब ये एंजाइम्स इसकी बॉडी के आउटसाइड रिलीज होंगे तो ये एंजाइम्स यहाँ प्रेजेंट फूड को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे. तो फूड हो रहा है डाइजेस्ट बॉडी के बाहर. तो यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी. ऑलराइट, सो फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी, जबकि यहाँ इन दोनों में फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड
द बॉडी, राइट। तो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड इन दिस चैप्टर एंड इन दिस टॉपिक। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कुछ एग्जाम्पल्स अब हम लिखने वाले हैं। देखिए यहाँ हम एग्जाम्पल्स मेंशन करेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नेचुरली शो करते हैं ज्यादातर एनिमल्स, जिनमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा प्रोटोजुआन्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम एंड यूक्लिना भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम। वहीं पर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, जैसे हैं मॉस्किटोज। मॉस्किटोज बाहर से काट के हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। ऐसे ही लीच, जिसे हम हिंदी में जोक कहते हैं। जोक जो होती है, अभी रेनी सीजन जब स्टार्ट होगा तो ये जोक बाहर पर बहुत अबंडेंट में पाई जाती हैं। ये हमारे शरीर से या किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर से जब चिपक जाती है अपने सकल के द्वारा तो उसका खून चूस लेती है। तो लीच क्या है? एक्टोपैरासाइट। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम ऐसे लेते हैं, जैसे कि हम जब छोटे थे तो कई तरह के कीड़े पेट में हो जाते थे। तो छोटे बच्चों के पेट में बहुत तरह के कीड़े हो जाते हैं। वो क्या है? वो है पैरासाइट्स। वो भी पैरासाइट्स हैं, बस उनमें डिफरेंस क्या है कि दे आर नोन एज एंडोपैरासाइट। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं, टेप वर्म। टेप वर्म अंदर, बॉडी के अंदर पाया जाता है, इसलिए हुआ ये एंडोपैरासाइट। जबकि मॉस्किटो और लीच हुए यहाँ पर एक्टोपैरासाइट। एक्टो मतलब बॉडी के बाहर, एंडो मतलब बॉडी के अंदर। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स हैं फंजाई और बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया स्पेसिफिकली सैप्रोफिटिक या अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। आई होप हम लोग इस टॉपिक के साथ एकदम क्लियर हो गए होंगे। सो लेट अस नाउ प्रोसीड विद द वेरी मेन टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे शो करते हैं? प्लांट न्यूट्रिशन जो है, इसको जब हम शुरू करेंगे तो हमें यहाँ पर समझना है कि जो प्लांट्स हैं, हम किन प्लांट्स की बात कर रहे हैं? हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन प्लांट्स। अब समझने की बात यह है कि ग्रीन प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं? ग्रीन प्लांट्स ग्रीन होते हैं क्योंकि उनके पास होती है क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ना? क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो पिगमेंट क्या होती है ना? ज्यादातर हमें ये समझाया नहीं जाता है। ये जो पिगमेंट्स होती है क्लोरोफिल नाम की, इसका खास बात ये है कि ये पिगमेंट इज केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग सोलर रेडिएशंस। तो जब सन की रेडिएशंस क्लोरोफिल पर पड़ती हैं, तो क्लोरोफिल जो है, अगर ये क्लोरोफिल है तो सन की रेडिएशंस जब इस पर पड़ती हैं तो क्लोरोफिल इस लाइट को अब्जॉर्ब कर सकता है, राइट। ये कैपेसिटी हमारे और आपके अंदर नहीं है। ये अब्जॉर्ब करके इस लाइट को, इसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो सोलर एनर्जी ऑफ सन हियर इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। ये खासियत ही क्लोरोफिल को इतना इंपॉर्टेंस देती है और इतना इंपॉर्टेंट बनाती है। तो क्लोरोफिल हैज दिस कैपेसिटी ऑफ absorbing the solar radiation and then converting into the chemical energy. But ये प्रोसेस कैसे होता है, इसको हम अभी फर्दर आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लोरोफिल है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को, और इसकी इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बता दी क्या होते हैं। अब ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, इसकी लोकेशन क्या है? क्लोरोफिल होता है हरी पार्ट्स में, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ग्रीन पार्ट्स कौन से हैं प्लांट के? ज्यादातर हरी पत्तियां। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होती है ग्रीन लीव्स। तो ग्रीन लीव्स जो हैं उनमें स्पेसिफिकली क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ग्रीन लीव्स में ये पाया जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे इस पूरे चार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स शो करते हैं न्यूट्रिशन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखिए, फोटोसिंथेसिस में फोटो बना है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब है बनाना, प्रोड्यूस करना। तो लाइट की मदद से अपना फूड बनाना ही फोटोसिंथेसिस है, जो कि ग्रीन प्लांट्स शो करते हैं।
तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में होता कैसे है और कौन कौन इसमें कंट्रीब्यूट करता है? तो लेट अस गो फॉर नाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो कि क्लोरोफिल या ऐसा कोई पिगमेंट रखते हैं जो ट्रैप कर सके सनलाइट को। फोटोसिंथेसिस जैसे अभी हमने डिस्कस करा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कि फूड बनता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस in which green plants manufacture their food by carbon dioxide, water, right? In the presence of chlorophyll and sunlight, right? मैंने यहाँ पे अभी बहुत सारी चीजें लिखी है पर मैंने हमें फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनका फूड। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिखने वाले हैं, दैट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने यहाँ पर लिखा है ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड। तो फूड, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, फूड क्या, कौन सा फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किसकी मदद से कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, है ना, मार्केट तो नहीं जाते, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट। तो क्लोरोफिल कहाँ होता है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था, क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में, पर उसकी भी एग्जैक्ट लोकेशन हम अभी डिस्कस करेंगे। क्या पूरी की पूरी सनलाइट ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं? तो इन सभी सवालों का जवाब हम अभी आगे देने वाले हैं। और अभी यहाँ पर I'm going to write the very important chemical equation for photosynthesis। तो 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के फ्रॉम एयर। तो कहाँ से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? इट इज कमिंग फ्रॉम एयर। और वाटर कहाँ से आता है? बिल्कुल ठीक। तो वाटर कहाँ से ऑब्टेन करता है प्लांट? वाटर के हम लेंगे यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स और ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम सॉइल। तो मिट्टी से पौधा पानी ले रहा है, हवा से ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल जो कि होता है क्लोरोप्लास्ट में, हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा है, एंड सनलाइट। अभी ये सनलाइट वाली बात थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखिए सनलाइट जो है सूरज से आ रही है, सूरज से आने में लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं। जब ये सनलाइट हमारी पृथ्वी पर आती है तो इसका एक बहुत ही छोटा टुकड़ा, पूरा नहीं, बहुत ही छोटा टुकड़ा, जिसे हम कहते हैं PAR, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस जो हैं ही, दिस इज द ओनली पार्ट जिसको क्लोरोफिल अब्सॉर्ब कर पाएगा और कन्वर्ट कर पाएगा। तो इसमें होते हैं सूरज के वो 7 रंग जिनको हम बचपन से पढ़ते आए हैं, दैट इज वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी 7 रंगों का इंद्रधनुष, विबग्योर, राइट। सो ये विबग्योर भी जब लाइट पड़ती है, ये विबग्योर की जब लाइट पड़ती है क्लोरोफिल पे, तो क्लोरोफिल इन सारे रंगों में से एक रंग को छोड़ के बाकी सारे रंगों को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो कोई बता सकता है मुझे क्लोरोफिल कौन से रंग की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है? लेट मी गिव यू एन हिंट। ज्यादातर पौधे किस रंग के नजर आते हैं? एनी गेसेस? गैस करने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादातर पौधे जो है वो ग्रीन कलर के नजर आते हैं। तो कोई भी चीज उस पर्टिकुलर कलर की नजर क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि जब कोई लाइट फॉल करती है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो ऑब्जेक्ट उसकी जिस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देगा, वो जो भी रंग बनाएगी वही रंग की वो हमें नजर आएगी। तो ग्रीन प्लांट्स नजर आते हैं ग्रीन, क्योंकि ग्रीन वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। तो जब ये रोशनी आती है ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इसलिए ये पौधे कैसे नजर आते हैं? ग्रीन, राइट। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस में से सबसे लीस्ट इफेक्टिव हुई ग्रीन, क्योंकि ये अब्सॉर्ब ही नहीं होती, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो कलर्स होते हैं वो हैं ब्लू और रेड।
तो ब्लू और रेड आर द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ्स जिन पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। अब इस पार्ट को हम आगे प्रोसीड करते हैं। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो होती हैं दे आर बीइंग अब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल। अब जब हमारी ये इक्वेशन जो है यहाँ पर तैयार है तो अब हम इसको लेबल कर लेते हैं। इनमें से CO2 हमें एयर से मिला है, वाटर हमें सॉइल से मिला है, और CO2 और वाटर ये दोनों हैं इस प्रोसेस के रॉ मटेरियल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट नहीं होता है। ठीक है, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर रहना है। अब CO2 और वाटर से क्या फूड बनता है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्या फूड बनता है। तो ग्रीन प्लांट्स जो फूड बनाते हैं एक्चुअली उसका नाम है ग्लूकोज, C6H12O6। तो फूड का नाम है ग्लूकोज। तो पौधे बनाते हैं ये ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बनता है किसके द्वारा? ये ग्लूकोज बनता है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ग्लूकोज मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के द्वारा। पूरा ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा रॉ मटेरियल एक्चुअली में फूड बनाता है, तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से मिलता है हमें ग्लूकोज, जो कि मेन फूड है जो एम है पौधे का बनाने का। साथ में जो एक एक्सेसरी गैस निकलती है उसका नाम है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन बनती है वाटर के ऑक्सीडेशन से। इट इज फॉर्म फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वाटर से ऑक्सीजन निकलती है। ये कई बार क्वेश्चन MCQs पूछ लिए जाते हैं कि ऑक्सीजन जो है क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है या वाटर से मिलती है। आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया है मैंने अब यहाँ कि ऑक्सीजन इज डिराइव्ड फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली, राइट। तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकले। अब यहाँ हमने 12 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए हैं, उनमें से 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी निकलेंगे। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये प्रोसेस किस तरह से और कहाँ पर होता है। इसके लिए हमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर। ये एक ग्रीन प्लांट है और ये ग्रीन प्लांट की लीव है। ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनकी लीव्स ज्यादातर ग्रीन होती है, क्योंकि तो ग्रीन क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो अभी मैं यहाँ पर एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट बनाने वाली हूँ। ये रहा क्लोरोप्लास्ट। अगर आपको याद हो, हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है डबल मेम्ब्रेनियस होता है। इसकी 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। इसकी लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम की, इसको बहुत सावधानी से कीजिएगा। तो ये है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। क्लोरोप्लास्ट में जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। वी कॉल इट स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में छोटे छोटे सिक्के होते हैं। एक सिंगल सिक्के को हम कहते हैं थाइलेकॉइड और इस सिक्कों के ढेर को हम कहते हैं ग्रेनम। तो इस सिंगल सिक्के को हम कहते हैं थाइलेकॉइड और इस सिंगल सिक्के की वॉल में होते हैं छोटे छोटे पिगमेंट्स जिनका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है इनका? क्लोरोफिल, राइट। तो थाइलेकॉइड की वॉल में है क्लोरोफिल और ये थाइलेकॉइड जो सिक्कों का ढेर है, इस सिक्के के ढेर को हम कहते हैं ग्रेनम। ये ग्रेनम कई बार इस तरह के मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर से आपस में अटैच्ड होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फ्रेट लैमेले। इन फ्रेट लैमेले में भी क्लोरोफिल देखे जाते हैं। तो क्लोरोफिल जो है हो गए हमारे थाइलेकॉइड में, ग्रेनम में और फ्रेट लैमेले, राइट। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में होता कैसे है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में या 2 रिएक्शंस में होता है। पहली रिएक्शन का नाम है लाइट रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन का नाम है डार्क रिएक्शन। देखिए लाइट रिएक्शन जो है, क्योंकि इसमें लाइट का होना कंपलसरी है, इसलिए ये हो गई लाइट डिपेंडेंट
और डार्क रिएक्शन में लाइट की जरूरत नहीं है, इसलिए ये हो गई लाइट इंडिपेंडेंट। मतलब ये है कि लाइट रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी है, दिन में ही होगा, और डार्क रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लाइट रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है। अब नाउ वी आर कमिंग ऑन टू कि एक्चुअली प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। लाइट रिएक्शन में क्योंकि लाइट चाहिए, तो लाइट को कौन ट्रैप करता है? अभी तक हमने पढ़ा है लाइट को ट्रैप करता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट। अब अगर क्लोरोफिल को एनर्जी मिलती है सनलाइट से, तो वो क्या हो जाएगा? अगर आपको एनर्जी मिलेगी, अगर पंखे को ज्यादा से बिजली मिलेगी तो तेजी से चलेगा ना, एनर्जाइज्ड हो जाएगा। तो क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट एंड गेट्स एक्साइटेड। एक्साइट होकर ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल कर देता है, एक्सपेल्स इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये है क्लोरोफिल जिसको मिल रही है सनलाइट, सनलाइट के मिलने से वो एक्साइटेड हो रहा है, और एक्साइटेड होकर उसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सपेल कर दिया। अब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, और वाटर का मॉलिक्यूल जब ब्रेक हो जाएगा तो उससे बनेंगे H आयन प्लस OH आयन। वाटर का मॉलिक्यूल क्योंकि ब्रेक हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है ना, तो वाटर के लिए आएगा वाटर, और वाटर ब्रेक हो रहा है लाइसिस, और सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है फोटो। तो यहाँ क्या हो रहा है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वेरी सिंपल। तो वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इस प्रोसेस में H आयन और OH आयन बने हैं, जिनमें से OH आयन से बन जाएगी ऑक्सीजन गैस, जो कि हमारी इक्वेशन में मेंशन है कि H2O के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन गैस एक्सपेल होती है। अब ये H आयन जो है ये कहाँ जाएगा? वी हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल फैक्ट दैट ये H आयन चाहिए कहाँ पर? हमें समझना है यहाँ पर ये कि जो हमारी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की, उसमें H2O से तो बन रहा है ऑक्सीजन, और CO2 से बन रहा है C6H12O6। अभी देखिए बहुत सिंपल सी बात समझाती हूँ मैं आपको कि CO2 में कार्बन है और ऑक्सीजन है, C6H12O6 में कार्बन है ऑक्सीजन है। तो अलग क्या है? अलग है H। इसका मतलब ये H ग्लूकोज के पास में कहाँ से आएगा? CO2 के पास तो है नहीं, तो ये H आएगा इसके H2O के H आयन से। पर ये H2O के H आयन से आएगा कैसे? उड़ के तो नहीं आएगा, इसको किसी को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगाएंगे हमें कुरियर वाला। तो H आयन को लेके जाएगा यहाँ से एक कुरियर वाला, इसका नाम है NADPH। NADPH इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? देखिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट H आयन को लेकर जाएगा और इस H आयन को CO2 को दे देगा। तो जब H आयन मिल गया CO2 को, तो इसके जुड़ने से ये बन जाएगा C6H12O6, राइट। सो वेरी सिंपल इक्वेशन हियर। पहले लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए क्लोरोफिल ने ट्रैप किया सनलाइट को, H2O हो गया ब्रेक, H आयन से मूवमेंट हुआ CO2 की तरफ, और OH आयन से बन गया ऑक्सीजन, राइट। एक और चीज यहाँ पर होती है जिसे मैं ऐड करूंगी, दैट इज, एक तो बन गया हमारा NADPH रिड्यूस हो गया और उससे बन गया NADPH प्लस H आयन। अब एक और चीज बनेगी, एनर्जी, ATP बनेगा। तो लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर ATP बनेगा ADP की मदद से। ADP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई मतलब 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है इसके पास, साथ में एक और ऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ने से ये बन जाएगा ATP। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है ATP इज द एनर्जी करेंसी। तो ये 2 से बन गए 3, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो लाइट रिएक्शन के कौन से 2 प्रोडक्ट्स हुए, कौन से 2 मटेरियल हुए? लाइट रिएक्शन के 2 मटेरियल्स हुए यहाँ पर, एक हुआ NADPH प्लस H आयन, एक हुआ ATP। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स अब जाएंगे डार्क रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब
मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो कि पूछा भी जाता है, दैट इज वेयर डज लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड वेयर डज डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी इनकी साइट क्या है। तो देखिए, लाइट रिएक्शन होती है जहां पर क्लोरोफिल होती है, और क्लोरोफिल कहाँ होती है? क्लोरोफिल होती है ग्रेनम में, ठीक है, या थाइलाकोइड में, या फ्रेट लैमेले में। तो जहां पर क्लोरोफिल होती है वहां लाइट रिएक्शन होगी, जहां क्लोरोफिल नहीं होती है वहां पर लाइट रिएक्शन नहीं होगी। तो कहां नहीं होती है? स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन होती है ग्रेनम, राइट। तो सो फार सो गुड। नाउ वी विल मूव ऑन टू कि अब क्या होगा। अब होगा CO2 का रिडक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा? रिडक्शन ऑफ CO2 टू ग्लूकोज। CO2 के रिडक्शन से बन जाएगा ग्लूकोज, जो कि फूड है, एंड दैट वाज द एम ऑफ द प्लांट। तो इस तरह से प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। नंबर 1 यहाँ पर कहाँ होती है? ग्रेनम में। नंबर 2, जब लाइट पड़ती है तो उसे क्लोरोफिल ट्रैप करता है, जिससे कि वो एक्साइटेड होकर एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, और उस इलेक्ट्रॉन की हाई एनर्जी से वाटर का मॉलिक्यूल फोटोलिसिस करके ब्रेक हो जाता है। HIN जाता है NADP के पास में, और OHN से बन जाता है, OHIN से बन जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। NADPH और HIN जाते हैं CO2 के पास, जिससे बन जाएगा ग्लूकोज डार्क रिएक्शन में, और ATP और NADPH की मदद से रिडक्शन होता है CO2। So that was the part we were needing here. पूरा फोटोसिंथेसिस हमारा 5 मिनट में कवर अप हो गया है। If you will revise this entire process, you are done with this entire thing. तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हमने अभी जैसे कवर अप कर लिया चैप्टर में। Now let us proceed now to a very very important topic here of nutrition in plants, that is the experiments of photosynthesis। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के वो क्या हैं और कैसे होते हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस करने का मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ ट्रिक बताने वाली हूँ, सो पे मोर अटेंशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट क्यों करा जाता है? प्रूव करने के लिए कोई चीज, उसका कोई एम होता है। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट्स क्लास 10th में कराते हैं, उनका एम होता है टू प्रूव। फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे एक एक्सपेरिमेंट लिया, एक्सपेरिमेंट का एम है टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो मैंने एक इक्वेशन लिखी कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिडक्शन से ग्लूकोज बन रहा है, मतलब नेसेसरी है। तो ये चैलेंज कर रहा है, ऐसा क्यों है? आप प्रूफ कीजिए एक्सपेरिमेंट के द्वारा, है ना। तो बायोलॉजी एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, नेचुरली तो हमें इसे प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? जब भी एक्सपेरिमेंट हो कोई भी फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट जो है वो उसका रिजल्ट क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस में मेन प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों? बिल्कुल सही, ग्लूकोज। ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट बनता है, और ये ग्लूकोज लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। तो जब ग्लूकोज बनता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। तो स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड, स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट्स। इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो जहां स्टार्च स्टोर्ड फूड है प्लांट्स का, वही एनिमल्स का स्टोर्ड फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन। तो एनिमल्स का स्टोर्ड फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल्स एज स्टोर्ड फूड, यानी हमारे अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है और प्लांट्स के अंदर स्टार्च स्टोर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये वाला। तो अभी हम यहाँ जो बात कर रहे थे स्टार्च की, हम कैसे प्रूव करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट को। अब आप एक एग्जाम्पल समझिए। हम जब भी फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं डी स्टार्चिंग। डी का मतलब होता है डिडक्ट करना, है ना। डिडक्ट करने का मतलब है माइनस करना, किसको? स्टार्च को। तो आप माइनस कर रहे हैं स्टार्च को। डी स्टार्चिंग क्यों करते हैं? देखिए, फोटोसिंथेसिस का अल्टीमेट प्रोडक्ट है स्टार्च, राइट, और स्टार्च स्टोर्ड फूड है। अगर किसी पौधे में हमें ये प्रूव करना है कि फोटोसिंथेसिस हुई है, तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? स्टार्च के प्रोडक्शन से। लेकिन अगर पौधे के पास पहले से स्टार्च है, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे कि वो पहला वाला स्टार्च था या बाद वाला स्टार्च था? तो इसके लिए हम पहले पौधे का सारा स्टार्च खर्च करवा देते हैं।
ये सारा स्टार्च खर्च करवाने का प्रोसेस कहलाता है डी स्टार्चिंग। इसके लिए लगते हैं 48 to 72 आवर्स। 48 to 72 आवर्स के लिए प्लांट इज केप्ट इन कंप्लीट डार्क। जब हम उसे पूरी तरह से डार्क में रखते हैं तो डी स्टार्चिंग का प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। डी स्टार्चिंग के प्रोसेस के बाद जब पौधा जो है उसका सारा स्टार्च खर्च हो गया है, तो अब जाके हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए। एक्सपेरिमेंटल सेटअप अब हम कैसे करेंगे, हमने पहले डी स्टार्चिंग करी, अब क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक कर रहे हैं, तो अब हमने ये जो पौधा जिसको हमने कंप्लीट डार्क के द्वारा डी स्टार्च करा है, इस पौधे को लेकर यहाँ पर हम 2 पत्तियों पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने क्या करा, एक पत्ती जो है इनमें से उसको नाम दिया ए और दूसरी पत्ती को नाम दिया बी। ए पत्ती जो है इसको हमने सीधे सीधे सनलाइट से एक्सपोज कर दिया अगले 4 to 6 आवर्स के लिए। बी पत्ती को भी सनलाइट मिल रही है, बस डिफरेंस क्या है, ये जो बी पत्ती है इसको हमने यहाँ पर एक वाइड माउथेड जार में रखा है। ये जो वाइड माउथेड जार है इसकी खासियत ये है कि इसमें कुछ भी एंटर या एग्जिट नहीं हो पाएगा। वाइड माउथेड जार में हमने साथ में रखा यहाँ पर एक छोटा सा लिक्विड बाउल। इस लिक्विड का नाम है KOH या NaOH, जो कि एक एल्कली है। अब इसका क्या रोल है, देखिए, जो कोई गैस, जो कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड इस वाइड माउथेड जार में प्रेजेंट होगी, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इस वाइड माउथेड जार में प्रेजेंस होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड KOH सारी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या होता है यहाँ पर कि जो CO2 है वो टोटली KOH के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। इसका मतलब है पूरी की पूरी CO2 हो गई खर्च, नो CO2 लेफ्ट। अब क्योंकि कोई CO2 नहीं है इस जार में, जबकि A को क्या मिल रही है, CO2, तो अब हम कंपेयर कर पाएंगे दोनों। राइट, नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पत्तियों को प्लग करेंगे। वी विल प्लग द लीव्स, we will plug the leaves and then we will put the leaves in a alcohol water bath। अब मैं क्या करूंगी, इन पत्तियों को, पत्ती A और B को हम हॉट वाटर बाथ में, ये हमने यहाँ पर डाल रखा है इसको, ये है अल्कोहल। अल्कोहल में हमने दोनों पत्तियाँ डाल दी और इसके अल्कोहल वाला बर्तन जो है हमने इस पानी के बर्तन में रखा है। तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अल्कोहल को अगर डायरेक्टली फ्लेम पर रखेंगे तो इट इज़ हाईली एक्सटिंग्विशेबल और आग लग जाएगी। तो कभी भी डायरेक्टली अल्कोहल को फ्लेम पे नहीं रखते हैं। अब अल्कोहल में हमने अपनी पत्तियां जो हैं उनको गर्म करा, जिससे धीरे धीरे देख रहे हैं पानी का रंग कैसा हो जाएगा, ग्रीन। पानी का रंग हो जाएगा ग्रीन, मतलब सारा क्लोरोफिल निकल जाएगा। ये हम इसलिए करते हैं जिससे कि फर्दर फोटोसिंथेसिस ना हो जाए। देखिए यहाँ पर ये वाली पत्ती है A और ये वाली पत्ती है B। बी को कार्बन डाइऑक्साइड जो है नहीं मिलनी चाहिए, तभी तो हम चेक कर पाएंगे। अब अगर हमने बी को बाहर निकाला, उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, तो फिर सेम प्रोसेस, हम उसे चेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने सारा क्लोरोफिल निकाल दिया। सारा क्लोरोफिल निकालने के बाद में इन दोनों पत्तियों को थोड़े से पानी से वॉश करते हैं, वॉश विद वाटर। जब हमने इन्हें पानी से वॉश कर दिया तो अब ये पत्तियां तैयार हैं टेस्ट करने की। तो यहाँ पर मैंने अब दोनों पत्तियां यहाँ बना देनी है। दिस इज A एंड दिस इज B। A और B में स्टार्च बना है। अगर स्टार्च बना है तो फोटोसिंथेसिस हुआ है, राइट। अगर स्टार्च नहीं बना है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। स्टार्च को टेस्ट करने का जो बचपन से हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते आए हैं, दैट इज आयोडीन टेस्ट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वी विल पुट सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स हम दोनों पर ऐड करेंगे। जब हम दोनों पर आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो A वाली पत्ती है, आयोडीन सॉल्यूशन जब हमने इस पर ड्रॉप करा तो इसका कलर टर्न हो गया टू, कलर चेंज टू ब्लू ब्लैक, कलर चेंज टू ब्लू ब्लैक। वाइल जब B वाली का किया तो हमने देखा नो कलर चेंज। अब यहाँ पर A वाली पत्ती का कलर ब्लू ब्लैक क्यों हुआ है? ब्लू ब्लैक इसलिए हुआ है क्योंकि A वाली पत्ती में है स्टार्च। B वाली पत्ती का कलर चेंज क्यों नहीं हुआ है?
क्योंकि इसमें नहीं है स्टार्च। जब स्टार्च नहीं है तो इसका मतलब बी वाली पत्ती में क्या नहीं हुआ है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उसे नहीं मिली है CO2, राइट? तो CO2 ना मिलने की वजह से पत्ती बी में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ये क्या डायरेक्टली प्रूव कर रहा है? ये डायरेक्टली प्रूव कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. In that way, it proves that carbon dioxide is necessary for the process of photosynthesis. अभी इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, बस यहाँ पर हम ये पैरामीटर चेंज कर देते हैं। CO2 की जगह अब यहाँ आ जाएगा sunlight is necessary for the process of photosynthesis. Alright, तो ये मैं ऊपर का थोड़ा रब कर दे रही हूँ so that we have some space. Sunlight is necessary for the process of photosynthesis. देखिए अभी मैंने आपको बोला था थोड़ा शॉर्टकट में हम इसको करेंगे। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम फोटोसिंथेसिस के, तो उनमें डी स्टार्चिंग हमेशा होगी, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे क्लोरोफिल हो। जब हम सनलाइट चेक कर रहे हैं तो पहले हम पौधे को फिर से 48 to 72 आवर्स के लिए पूरी तरह से कंप्लीट डार्क में रख रहे हैं। उसके बाद हम उस पत्ती को किस में रख रहे हैं? सनलाइट में। लेकिन यहाँ पर ये वाली प्रोपोजिशन, सेकेंड वाला स्टेप बदल जाता है। सेकेंड वाले स्टेप को हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। मैं यहाँ क्या करूंगी, हमने 2 पत्तियां ली थी, A और B। अब हम इन दोनों पत्ती को A और B ही कहेंगे। बस यहाँ पर एक पत्ती को हम सनलाइट में रखेंगे A को, और B वाली पत्ती को पूरा कवर कर देंगे। मैं ये ब्लैक कलर से जैसे स्ट्रिप्स बना रही हूँ, ये प्रूफ कर रहा है कि मैंने इस पत्ती को ऊपर और नीचे, डॉर्सल और वेंट्रली, इसे कवर कर दिया है ब्लैक पेपर से। सो B इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। अभी ब्लैक पेपर से हमने इसे क्यों कवर करा है? जिससे कि इसे कोई सनलाइट ना मिले, नो सनलाइट। ठीक है, तो ब्लैक पेपर क्योंकि क्या करेगा? अब्जॉर्व कर लेगा सनलाइट को, तो पत्ती को कोई सनलाइट नहीं मिल पा रही है। इससे क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर हमने सिर्फ सेकंड सिचुएशन चेंज करी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब हम इसको 4 से 6 घंटे की सनलाइट देंगे। A और B को फिर से हॉट वाटर बाथ पर रखेंगे क्लोरोफिल निकालने के लिए, फिर उन्हें वॉश करेंगे वाटर से। उसके बाद दोनों ही पत्तियों पर स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन लगाएंगे। अब इस केस में भी A ने दिखाया चेंज, ब्लू ब्लैक, B ने नहीं दिखाया चेंज, नो ब्लू ब्लैक। क्यों? क्योंकि B वाली पत्ती को इस बार नहीं मिली सनलाइट। सनलाइट ना मिलने की वजह से उसमें नहीं बन पाया स्टार्च, और स्टार्च ना मिलने की वजह से वहां पर कोई कलर चेंज नहीं हुआ। Wasn't it easy? Right? इसी का तीसरा एक्सपेरिमेंट भी हम ऐसे ही करेंगे, उसमें भी सेकंड कंडीशन चेंज होगी। तो सनलाइट की जगह मैं सिंपली लिखने वाली हूँ यहाँ पर दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी। ठीक है, क्लोरोफिल के लिए यहाँ फिर कंडीशन चेंज हो जाएगी। ये देखिए क्या कंडीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर हम पौधा ही चेंज कर देंगे इस बार। तो क्लोरोफिल को चेक करने के लिए हमें यहाँ पर चेंज करने पड़ेगा, एक दूसरे तरह का पौधा यूज करना पड़ेगा जिसकी पत्तियां होती हैं वेरीगेटेड। कैसी होती हैं पत्तियां? वेरीगेटेड। तो लीव्स होती है इस केस में वेरीगेटेड। अब देखिए वेरीगेटेड का मतलब क्या? वेरीगेटेड का मतलब है एक ऐसी पत्ती जिसमें क्लोरोफिल पैचेस में है। क्लोरोफिल इज इन पैचेस, यानी कुछ पार्ट में क्लोरोफिल है, कुछ पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एक पत्ती को लेंगे और इसके पार्ट्स कर लेंगे। अब मान लीजिए ये जो ब्लैक कलर से मैंने इसको कवर कर दिया है, ये पार्ट है A, और जहां ये ब्लैक कलर के पैच नहीं है वो पार्ट है B। A पार्ट, ब्लैक वाला पार्ट बता रहा है यहाँ क्लोरोफिल है, B वाले पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है। सनलाइट में रखा 4 से 6 घंटे, फिर सेम चीज करी, हॉट वाटर बाथ में रखा, वॉश किया वाटर से, और फिर स्टार्च आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट करा। जब आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट करा तो जो A पार्ट है वहां क्लोरोफिल होने की वजह से कलर चेंज, ब्लू बैक, एंड B वाले पार्ट में नो कलर चेंज। सो इट वाज द फास्टेस्ट वे ऑफ डूइंग ऑल द 3 experiments in a very little time. So can you write these all experiments? I hope you have understood this entire process. इसमें छोटी छोटी सी कुछ और भी बातें मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ जो क्वेश्चंस के रूप में आती हैं क्लास 10 स्टूडेंट्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं
जैसे कि लीफ का लैमिना कैसा है, लीफ लैमिना साइज। अगर लीफ का लैमिना ब्रॉड है, अगर लीफ का लैमिना ब्रॉड है, जैसे कि मैंगो और पीपल में होता है, तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ब्रॉड विल डू मोर फोटोसिंथेसिस, जबकि जो पतली होंगी लीव्स उनमें कम होगा फोटोसिंथेसिस, राइट। फिर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है? लीव्स का अरेंजमेंट अगर इस प्रकार से है कि सभी लीव्स को भरपूर सनलाइट मिल रही है, तो नेचुरली ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। यानी ये जिस तरह से एक्रोपीटल मैनर है, उसमें अगर अरेंज्ड है तो ज्यादा सनलाइट मिलने पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन अगर अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है तो नेचुरली सनलाइट कम मिलेगी, राइट। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। थर्ड हो जाएगा स्टोमेटा का नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो अगर मोर स्टोमेटा, ज्यादा स्टोमेटा है तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, obviously. So these are certain internal factors which affect the rate of photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा बड़ा लैमिना होने पर ज्यादा होगा। लीव्स का अरेंजमेंट इस प्रकार से हो कि सभी लीव्स को भरपूर सनलाइट मिले और स्टोमेटा का नंबर ज्यादा। तो ये हो गए कुछ इंटरनल फैक्टर्स। सो दीज आर ऑल इंटरनल फैक्टर्स जो हमने अभी डिस्कस किए। अब हम आ जाते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर जो कि फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करते हैं, राइट। इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे कि अमाउंट ऑफ CO2 प्रेजेंट। अब देखिए CO2 रॉ मटेरियल है, अगर ज्यादा CO2 होगा तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज्यादा CO2 ज्यादा फोटोसिंथेसिस। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं कि CO2 से जान ले लेनी है पौधे की, ऐसा नहीं करना है। CO2 भी एक लेवल तक ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ाएगा, उसके बाद उसका प्रभाव होना बंद हो जाएगा। तो CO2 ज्यादा मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब हम एक जैसे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट कि यहाँ पर अगर हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन की बात करें, मान लीजिए कि आंधी चल रही है, तो अगर हम देखें कि स्पीड ऑफ विंड बहुत ज़्यादा है, तो स्पीड ऑफ विंड ज़्यादा होने पर पौधे क्या करते हैं? जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स जो होती हैं उनके स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, तो स्टोमेटा क्लोजेस। ऐसे में स्टोमेटा क्लोज होने पर क्या होगा? नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने से क्या होगा? कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा आंधी तूफान आएंगे तो ऐसे में फोटोसिंथेसिस का रेट एडवर्सली अफेक्ट होगा, यानी नेगेटिवली अफेक्ट होगा। पानी कम होगा, लेस वाटर या ड्रॉट रिडन एरिया में क्या होगा? ऑब्वियसली वहां पर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। तो ड्रॉट रिडन एरिया मतलब लेस वाटर का मतलब है लेस फोटोसिंथेसिस, ठीक है, राइट। सो अभी हमने इस चैप्टर को एक जल्दी से रन करके पूरा चैप्टर का ये वाला पार्ट कर लिया है। अब आप जब नेक्स्ट टाइम मेरे से मिलेंगे तो आई विल बी टेलिंग यू सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ this part of nutrition, which will definitely come into the forthcoming exams. So that was all from Bio with Ankita today. For such informational videos, if you want more of such informational videos, kindly do like, subscribe and definitely comment. और शेयर तो ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस जितने आप शेयर करेंगे उतने ही हम उत्साहित होंगे और आपके साथ ऐसे बहुत सारे वंडरफुल वीडियोस को आगे भी शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।